आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर इन वीबीए। देखो, हम सभी जानते हैं कि वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें ऑब्वियसली सी बात है एरर आते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि वीबीए में कौन कौन से एरर आते हैं और उनको कैसे दूर करते हैं। तो सबसे पहला जो एरर वीबीए में आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाइलर एरर। ये एरर बेसिकली वीबीए में तब आता है जब आप कोडिंग करते वक्त कोई सिंटेक्स गलत कर देते हो, तब ये एरर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस एरर के आने के पीछे का कारण होता है डेवलपर की गलती। डेवलपर ने गलत सिंटेक्स लिखा है, तब ये एरर आपको दिखेगा। अब ये कैसे आता है, कैसे बनता है, एक प्रोग्राम इसका हम बनाकर देखेंगे। यहाँ पर नॉर्मल जैसे आप एक्सेल खोलते हो वैसे आप इसको चलाओ। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 12। मुझे चेक करना है ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो उसके लिए मैंने अपना वीबीए का एक कोड बनाना स्टार्ट किया। वीबीए खोल लिया और इस एक्सेल को यहाँ पे साइड में लगा लिया। करेक्ट। कोडिंग बनाने के लिए हम मॉड्यूल में जाएंगे, एक कोड बनाएंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया टेस्टिंग। उस नंबर को यहाँ पर लाने के लिए मैंने एक वेरिएबल भी बना लिया। नंबर आ गया आपके पास। अब इवन ओड का लॉजिक ये होता है कि इफ के बाद लिखना होता है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो इवन है। इतना ही कोड लिखा आपने, पूरा नहीं लिखा और रन कर दिया, एरर आ जाएगा। यही एरर कंपाइलर एरर है। ये क्यों आया? क्योंकि सिंटेक्स अधूरा है। अगर आप इस लाइन को पूरा लिख लोगे तो भी सिंटेक्स अधूरा है, क्योंकि इफ बंद नहीं किया आपने अभी भी एरर आएगा। कभी भी देख लेना, अगर आपके सिंटेक्स में कोई गलती होगी तो हमेशा कौन सा एरर मिलेगा? तो बस यही था इसको दूर करने का तरीका। जब आपको एरर आए तो अपने सिंटेक्स को पूरा कर दीजिएगा। आई होप सो ये समझ में आ गया। तो ये पहला एरर दूर आपका। अच्छा, अब टर्न आती है सेकंड टाइप ऑफ द एरर की। तो सेकंड टाइप ऑफ द एरर जिसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। इसमें होता क्या है कि आप अपने कोड को लिखते हैं, जब कोड में कोई दिक्कत नहीं होती है, आपने प्रॉपर कोड लिखा है, सिंटैक्टिकली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद जब आपने कोड रन किया तो एरर आ गया। ये एरर आता है किसकी गलती से? क्लाइंट की गलती से। इसमें डेवलपर का कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, ये किसकी वजह से आता है? क्लाइंट। जैसे मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। ऑटोमोबाइल कंपनी ने एक कार बनाई और सबको बोला कि ये कार पेट्रोल से चलती है। अब क्लाइंट उसमें मिट्टी का तेल डाल रहा है, चलेगी? किसकी गलती से खराब हुई गाड़ी? सिंपल सी बात है। गॉट इट? यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई एप्लीकेशन बना के दोगे लेकिन फिर भी काम नहीं करेगी तो गलती क्लाइंट की मानी जाएगी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास एक फोल्डर है और इस फोल्डर में आप देखेंगे मेरे पास ABC नाम की फाइल पड़ी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था फाइल को कैसे ओपन करते हैं। तो दोबारा से हम एक कोड बनाएंगे इस फाइल को ओपन करने का। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे एकदम कोड। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रन टाइम एरर कब आता है, देखना। उस फाइल को ओपन करने के लिए मैंने कोड लिखना चालू किया, वर्कबुक्स डॉट ओपन, फाइल का नाम। तो फाइल का नाम देने के लिए एड्रेस यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा पूरा। ऐसे तो करेंगे कोड को और फाइल का नाम लिख देंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है और चल भी जाएगा कोड। लेकिन अब भविष्य में अगर इसमें कोई एरर आएगा तो उसका जिम्मेवार क्लाइंट होगा। कैसे आएगा एरर, मैं समझाता हूँ। इसमें एरर आने का चांसेस पता है क्या है? अगर क्लाइंट इस फाइल को यहाँ से हटा के कहीं और रख दे, अब बताओ डेवलपर की क्या गलती है बेचारे की? क्लाइंट करने वाला यूज है, अब चलाओगे तो चलेगा ये। अब देखो एरर कौन सा आया? रन टाइम। यही समझा रहा था मैं आपको। तो दो तरह के एरर होते हैं, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। कंपाइल टाइम हमारी गलती, हम ठीक ठाक करके दे देंगे। रन टाइम क्लाइंट की गलती। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हैंडल करने की जिम्मेवारी भी हमारी ही बनती है। ओके, जैसे क्लाइंट जिसको हम ये एप्लीकेशन देंगे, जो इसको यूज करेगा, ठीक है ना, जिसको जो इसको यूज करेगा मतलब कंज्यूमर। दो होते हैं, एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। मान लीजिए आपका बर्थडे था, मैं आपके लिए एक पेन लेकर आया एक दुकान से। दुकान का नाम था शॉप वन। मैंने पेन खरीदा और आपको बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया। अब पूरी कड़ी में क्या क्या चीजें हैं देखना। इस पूरी कड़ी में मैं एक कस्टमर हूँ उस दुकानदार के लिए, मैं उससे सामान खरीदता हूँ, लेकिन मैं उसको फीडबैक नहीं दे सकता उसके सामान का, क्योंकि वो सामान मैंने यूज ही नहीं करा है। तो उसके असल कंज्यूमर आप हो जो उसको फीडबैक दे सकते हो। तो मैं कस्टमर हूँ, आप कंज्यूमर हो। समझ में आ गया? तो इस एप्लीकेशन को जो कंज्यूम करेगा
वही इस दुविधा में आएगा। तो उसको हमें हैंडल करना होता है, ठीक है। क्लाइंट साइड, उसको क्लाइंट कहते हैं जो उसको यूज कर रहा है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर, अब इसको हैंडल करना सीखते हैं ताकि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। यानी कि ये प्रॉब्लम बनी तो रहेगी, लेकिन उसमें फायदा ये होगा कि क्लाइंट जब इस एप्लीकेशन को चलाएगा तो इस बार बाकायदा उसके पास मैसेज आएगा कि गलती क्यों हो रही है, और उसको दूर करके वो एप्लीकेशन को खुद से ठीक कर लेगा। कार जब बनाई जाती है तो कार के जो भी इंजीनियर होते हैं वो इस चीज को भली भांति जानते हैं कि क्लाइंट है, कहीं पे भी गड़बड़ी कर सकता है, तो पूरे डैशबोर्ड में सारे सिंबल्स लगा के देते हैं। अगर गलती से आपका दरवाजा खुला रह जाता है तो डैशबोर्ड आपको इंडिकेट करता है कि गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। सीट बेल्ट नहीं लगाते तो डैशबोर्ड आपको इंडिकेट करता है सीट बेल्ट नहीं लगाई है। समझ में आ रहा है बात? इसी चीज का एप्लीकेशन हम बना देंगे यहाँ पर। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं देखिए, मैं अपने कोड में यहाँ लिखूंगा ऑन एरर गो टू, एक लेबल बना दूंगा ऐसे, और यहाँ लिखेंगे एग्जिट सब, और ये जो लेबल बनाया था यहाँ पे अपना कस्टमर मैसेज लिख दूंगा, फाइल नॉट फाउंड। अब होगा क्या, मैं आपको केस को समझाता हूँ। आपका जब कोड चलेगा और आपके कोड में ये लाइन जब रन होगी, अगर आपकी लाइन में एरर आ गया तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक्स नाम के लेबल के पास, और एक्स नाम का लेबल ये रहा, क्लाइंट को मैसेज देखेगा और वो तुरंत इसको दूर कर लेगा। देखिए समझ में आ गया, उसको पता लग गया ना फाइल नहीं है, अभी तुरंत देखिए फाइल लेकर आ जाता है वो इसमें। हाँ गई, आ गई फाइल। अब फाइल आ चुकी है। अब अगर मैं कोड चलाऊंगा तो क्या होगा, अब कोड में एरर नहीं है, कोड चलेगा, फाइल रन होगी और बाद में एग्जिट सर्व, सबका मतलब प्रोग्राम से बाहर। अभी देखिए सब कुछ ओके हो गया कि नहीं हो गया, यही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बनाई जाती है। एवरीथिंग इज फाइन। तो हमने दो चीजें यहाँ पर देख ली हैं, कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। कई लॉजिक हो सकते हैं जहां पर ये गलती आ सकती है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पर डायनेमिक सिलेक्शन की। डायनेमिक सिलेक्शन, अभी तक आप लोग जो सिलेक्शन करते थे वो मैनुअल होता था, अब हम मैनुअल सिलेक्शन नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डायनेमिक सिलेक्शन करेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई डाटा लिख दिया, यहाँ पे क्यों सारा ही लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने डाटा लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पॉइंटर रख के नीचे तक का डाटा सिलेक्ट करना होता है, तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबाते हो। ये चीज वीबी में कैसे करते हैं वो देखना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन पता है ना, जितना भी नीचे तक का डाटा होता है सारा सिलेक्ट होता है। अब इसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे, सो अब हमारा अगला टॉपिक है डायनेमिक सिलेक्शन कैसे करते हैं। आप क्या करोगे, अपना पॉइंटर ए से शुरू करोगे तो रेंज बन गई आपकी ए, और यहां से आप सिलेक्ट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है भाई। आप इसमें दो पॉइंट डालोगे, एक तो रेंज ए डालोगे और दूसरा डालोगे रेंज ए से एंड तक। समझ में आ गया, हमने रेंज में दो पॉइंट बना दिए, A1 हो गया ये वाला पॉइंट पहला, दूसरा पॉइंट क्या बता दिया, A1 से एंड तक। अब प्रॉब्लम ये है कि एंड कौन सा, राइट वाला कि ये वाला, दो साइड भग सकता है, तो नीचे की ये वाला। अगर आपको नीचे की तरफ चलना है तो इसके अंदर आप लिखो एक्सेल डाउन, वो समझ जाएगा, देखना अभी रन किया ये सिलेक्ट हो गया। अगर आपको राइट साइड चलना था, आपको यहां लिखना था एक्सेल डाउन की जगह एक्सेल टू राइट, और ऊपर वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं। अभी देखिएगा मैं आपके सामने फिर से कोड को रन कर रहा हूं, एंड देखिए राइट तक हो गया। अब कई बार आपने देखा होगा पॉइंटर कहीं पे भी होता है और आप कंट्रोल ए दबाते हो, कंट्रोल ए, ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाता है ऊपर नीचे का सारा। तो इसके लिए भी एक कमांड होती है, आप लिखेंगे रेंज A1, A1 से शुरू किया आपने डाटा, और उसके बाद आपने लिखना है करंट रीजन। करंट रीजन का मतलब होता है A1 के इर्द गिर्द जितना भी डाटा है सारा, और हमने कर लिया सिलेक्ट, ये कंट्रोल ए का कोड होता है। अब आप डायनेमिक सिलेक्शन भी अपने तरीके एक्सेल में ऐसे ही करते हैं, डायनेमिक सिलेक्शन तीनों आपको बता दिए गए हैं, यू कैन डू दिस। यहां तक कोई डाउट किसी का? अब 7वीं यूनिट में 3 टॉपिक थे आपके, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिए हैं, अब एक आखिरी टॉपिक है, उसके बाद इसको एंड करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज डायनेमिक फॉर्म। इसको एज अ प्रोजेक्ट आप अपने रिज्यूम में डाल भी सकते हैं। एक्सेल में आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली एंट्री हम ऐसे करते हैं, एक्सेल में कॉलम होते हैं और नॉर्मल एंट्री करते जाते हैं। आज से ये बंद और हम अपना खुद का फॉर्म बना सकते हैं। किसी ऑफिस में आप काम करते हो तो वीबी अगर आपको आता है तो आप खुद का फॉर्म बना के आगे प्रोसीड कर सकते हो। समझ में आ गया बात? और इसको रिज्यूम में भी डाल सकते हो, यू नो और यू हैव क्रिएटेड अ यूजर फॉर्म यूजिंग अ वीबी टू एंटर द डाटा एंट्री रिपोर्ट, ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे पूरा प्रोसेस देखिएगा शुरू से लास्ट तक।
मान लीजिए मेरे पास कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि पहला कॉलम है नेम, दूसरा कॉलम है ईमेल, अगला कॉलम है जेंडर और अगला कॉलम है डेट ऑफ बर्थ। अब ये सारी एंट्री हमको यहाँ पर करानी है एक्सेल के अंदर, करेक्ट। तो ऊपर की जो हेडिंग है इनको मैं थोड़ा सा डिजाइन दे देता हूँ। दे दिया हमने डिजाइन। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे, उसके लिए मेरे को फॉर्म डिजाइन करना होगा। इंसर्ट में जाओ, यूजर फॉर्म, फॉर्म आ गया। अब फॉर्म को अपने हिसाब से डिजाइन करो। ये फॉर्म का नाम बदलेंगे हम कैसे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी, यहाँ पर कैप्शन होगा, छोटा सा दिख रहा होगा आपको ये रहा, और इस कैप्शन में जाके मैं इसका नाम बदल दूंगा। तो मैं यहाँ पर कंपनी का नाम रख देता हूँ, लेटर प्राइवेट लिमिटेड, नाम आ गया फॉर्म का। अब हम एक टाइटल बनाएंगे एम्प्लॉय को रजिस्टर करने के लिए। टाइटल बनाने के लिए एक लेबल नाम का कंट्रोल लेके यहाँ पे छोड़ूंगा, और इसके कैप्शन में जाके यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वहां पर वो आ जाएगा। अब मैं इसका फॉन्ट वगैरह थोड़ा बड़ा करूंगा, यहाँ पे इसे बोल्ड करेंगे, फॉन्ट को 16 नंबर तक ले जाएंगे, ओके करेंगे, हमारा टाइटल तैयार हो गया। अगर डबल क्लिक हो जाता है ना आपका फॉर्म के ऊपर तो ऐसी कोडिंग खुल जाएगा, तो इसको देखिए पैनिक मत होना। आप लोग क्या करना, कंट्रोल आर दबाना और आपका फॉर्म वापस आ जाएगा। डबल क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, फॉर्म पे जब काम करते हैं ना जल्दबाजी में डबल क्लिक हो जाता है, तो ये खुल जाएगा, घबराना नहीं है। कंट्रोल आर दबा के वापस आओ, फॉर्म पे क्लिक करो, वापस आ गया। अब मैं इसको, माउस ही गड़बड़ है मेरा, मैं हाथ से ही करता हूँ। इसको पकड़ के आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेना। तो हमने अपने फॉर्म का क्या कर लिया, टाइटल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म में एंट्री करने के लिए कुछ चीजें बनाएंगे, जैसे कि नाम के लिए बनाएंगे ब्लॉक, इसका कैप्शन यहाँ पे चेंज करेंगे, नेम। अब मैं इसको थोड़ा बोल्ड वगैरह कर देता हूँ, इसका साइज 14 रखेंगे, तो वहां देखेंगे नेम आ गया हमारे पास। अब ऊपर वाले टाइटल से थोड़ा छोटा ही रखना चाहिए साइज, तभी ठीक रहेगा। तो मैं इसको 14 ना करके 10 पे करता हूँ, आ गया। अब मैं इसके सामने एक बॉक्स बनाऊंगा, उसे हम बोलेंगे टेक्स्ट बॉक्स, जिसके अंदर यूजर अपना रिकॉर्ड एंटर कर सकता है। बन गया पहला कॉलम। इसको थोड़ा सा ऊपर पुश कर देंगे हल्का सा। अब इसका नाम बदलेंगे, कोडिंग में काम आएगा, इसका नाम बदल दो, ये वेरिएबल का काम करेगा वैल्यू उठाने के लिए। इसका नाम मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर टेक्स्ट नेम, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैंने इसका नाम टेक्स्ट नेम करा है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा एक और ईमेल आईडी के लिए, सेम ऐसे बनेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और ब्लॉक आ गया। अब इसको ले जाकर हम वहां पर अपने हिसाब से रख देंगे, डन। इसका नाम बदलेंगे, इसका नाम हो जाएगा ईमेल, और यहां पर इस कंट्रोल का नाम बदलेंगे टेक्स्ट ईमेल, ये दोनों बन गए, ओके। थोड़ा सा गैप ज्यादा रखते हैं इनके बीच में, डन। अभी क्या करना है, एक और कंट्रोल लेना, ये बनाएंगे जेंडर के लिए, हो गया सेटअप। इसको मैंने यहाँ पे नाम देना है जेंडर। अब जेंडर के केस में बटन चलते हैं, एक ये बटन हो गया, इसको हल्का ही रखेंगे, इसको बोल्ड नहीं करूंगा मैं, और एक ये बटन हो गया, ओके। अच्छा, इनके नाम बदलेंगे, कैप्शन पे जाना, यहां मैंने कर दिया मेल, पूरा भी लिख सकते हो, इसका कर देते हैं फीमेल। इनके नाम बदलेंगे, वेरिएबल के नाम होते हैं जो, इसको रेडियो बटन कहते हैं, तो यहां लिखूंगा इसका नाम रेडियो बटन मेल, और इसका नाम करेंगे रेडियो बटन फीमेल, ये भी हो गया। हाँ, वो कैसे देंगे, इसको सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर दूंगा यहाँ पे, और इसके ग्रुप का नाम रख दूंगा जेंडर, और इसका भी ग्रुप में सेम रख दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, जब दोनों का ग्रुप सेम होगा तो एक समय पर एक ही सिलेक्ट होगा, फिर दोनों ग्रुप सेम हो गए, अभी काम बन गया।
अब आ जाइए डेट ऑफ बर्थ के लिए। बन गया ब्लॉक। अब इसका नाम बदलेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन का सहारा लूंगा, जिसमें एक ड्रॉप डाउन होगा जिसके अंदर पूरी की पूरी तारीख आ जाएंगी 1 से 31 तक की, और एक ड्रॉप डाउन होगा जिसके अंदर पूरे के पूरे महीने आ जाएंगे, जनवरी फरवरी ऐसे करके, और एक ड्रॉप डाउन होगा जिसके अंदर पूरे ईयर आ जाएंगे जो भी आपको एंटर करना है। तीनों बन गए ड्रॉप डाउन। अब इनके नाम वाम बदलेंगे, तो इसका नाम मैंने कर दिया कॉम्बो बॉक्स डे, इसका नाम कर दिया कॉम्बो बॉक्स मंथ, नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं इनको इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। कॉम्बो बॉक्स ईयर, ये बन गया। अब बनाएंगे बटन, तो ये बटन कंट्रोल है यहाँ पे। मैं इसमें दो बटन बनाने की कोशिश करूंगा, एक होगा सबमिट बटन और एक होगा रीसेट बटन। कभी कल को कोई डाटा रीसेट करना पड़ जाए फॉर्म पूरा, तो हम रीसेट भी कर पाएंगे। बन गए दो बटन। अब इसका नाम वाम बदलेंगे, इसका नाम मैंने रखा सबमिट बटन, और इसके कैप्शन में इसकी वैल्यू बदल दी वहां पे सबमिट। अब ये थोड़ा क्योंकि बटन है हाईलाइट करना पड़ेगा, तो बैक कलर भी मैं इसका बदल दूंगा। हमारी फॉर्म की थीम ब्लैक है और फॉन्ट का कलर मैं यहाँ पे जाके व्हाइट कर दूंगा, तो मेरे को ये बटन सबमिट का दिख रहा है। रीसेट बटन रेड कलर में इंडिकेट करूंगा थोड़ा, तो बैक कलर पे गए, थोड़ा ऑरेंज से मैं ले लिया और इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। और इसका नाम बदलेंगे यहाँ पर रीसेट बटन। तो ये बन गया हमारा रीसेट बटन। हमारा फॉर्म जो है रेडी हो चुका है ओनली फॉर द एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, जब आप अपने फॉर्म को रन करोगे तो ये खाली है, इनमें कुछ है ही नहीं, तो इनमें डाटा डालना पड़ेगा आपको। डाटा कैसे डलेगा, आप फॉर्म पे क्लिक करो, फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहां से ले लो इनिशियलाइज इवेंट। इनिशियलाइज इवेंट क्या होता है, आपके फॉर्म के रन होने से पहले ये वाला कोड रन होता है, याद रखना। इसको चेक करा देता हूँ, मैंने हाई लिखा है, अब मैं फॉर्म रन कर रहा हूँ, पहले हाई चलेगा और फिर फॉर्म आएगा, यानी ये बात साबित होगी कि फॉर्म के रन होने से पहले ये वाला कोड चलता है। तो मैं इसी जगह पर जाकर उन ड्रॉप डाउन में यानी जो कॉम्बो बॉक्स थे उनमें डाटा भरने का काम करूंगा। तो पहले हम कॉम्बो बॉक्स को उठाते हैं डे वाले को, उसको क्लियर कर देते हैं, अगर उसमें पुराना कोई डाटा पड़ा होगा पहले साफ हो गया। अब उसके अंदर 1 से 31 की गिनती डाल देते हैं, ठीक है। आपको 28 डालनी है 27 डालनी है तो इफ एल्स लगा के अपना लॉजिक लगा सकते हैं। मैं पूरी डाल रहा हूँ नॉर्मली 1 से 31 की, तो मैंने एक लूप चला दिया 1 से लेके 31 तक का, एक एक करके चलता रहेगा। अब हम इस वैल्यू को उसमें ऐड करा देंगे, खाली कंट्रोल का नाम था cp डे, ऐड करने के लिए होता है ऐड आइटम आई, तो आई की वैल्यू 1 2 3 ऐड हो गए, तो 1 से 31 की गिनती उसमें ऐड हो जाएंगी। मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ, जैसे ही आप जाएंगे देखिए सारी गिनतियां हाजिर हो गई, डेटा आ गया। अब हमको क्या करना है कि मंथ और ईयर भी ऐड करने हैं, तो अब मैं ईयर ऐड करने जा रहा हूँ। सेम इसको मैंने कॉपी कर लिया, डे की जगह पर बस ईयर लिखना है, और ईयर की वैल्यू बदलनी है 1990 से 2010, ईयर भी चला गया। अब सेम ऐसे ही मंथ लगाने हैं, डे की जगह पर केवल और केवल मंथ बदला जाएगा, और 1 से 12 महीने होते हैं, तो मंथ भी आ गया। अब मैं आपसे एक चॉइस पूछता हूं, मंथ आपको नंबर में चाहिए कि टेक्स्ट में चाहिए? टेक्स्ट में चाहिए, जनवरी फरवरी। अब आपको क्या करना होगा, एक्सेल के अंदर ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता जैसे नंबर की तो गिनती चल जाती है, लूप ऐसा नहीं होता जो जनवरी से दिसंबर चल जाए, ऐसा कोई लूप नहीं होता। अब इसके लिए मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना होगा जिसमें सारे महीने एक साथ आ जाएं, एक ही वेरिएबल। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक वेरिएबल बनाऊंगा m नाम से। जब भी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि एक ही वेरिएबल में बहुत सारा डेटा आपको डालना है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एरे। क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ पर एरे बना दूंगा, और इसमें एक ही वेरिएबल m नाम है मेरे वेरिएबल का, मैं एक साथ बहुत सारी वैल्यू डाल सकता हूँ, तो मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा एक ही वेरिएबल।
मैं जून तक डाल देता हूँ, बाकी अंडरस्टूड है, आप समझते हैं बात को। ऐसे आप दिसंबर तक डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो पहला वेरिएबल होता है, अगर मुझे ये कहीं रन करना है तो इसको बोलेंगे m0। इंडेक्स जो होता है, पहली पोजीशन जो होती है अरे की, उसको 0 से काउंट किया जाता है, तो इसको m0 बोलेंगे, इसको m1 2 3 4 5। तो ये लूप मेरा 0 से 5 तक चलाना होगा आपको। और यहाँ पर m को खाली नहीं छोड़ना, m ऑफ i लिखना है आपको। तो m0 आएगा पहले, यानी जनवरी ऐड हो जाएगा, फिर m1 ऐड हो जाएगा, m2, बस हो गया काम। अभी जैसे ही आप रन करेंगे फॉर्म में सारा डेटा आपको विद्यमान मिलेगा। ये आपकी तारीख हो गई, ये आपके महीने हो गए, और ये आपका ईयर हो गया। समझ आ गया? अब मैं अगला कोड आपको बताऊंगा। मान लो आपने फॉर्म भर दिया और किसी वजह से आपको बाद में आया रीसेट करना, शुरू से भरना है, तो रीसेट बटन पे क्लिक करके सारा फॉर्म फिर से रीसेट हो जाना चाहिए। अब ये काम हम कैसे करते हैं? आप रीसेट बटन पे डबल क्लिक करो, इसका कोड आ जाएगा, कोड को वेरीफाई कर सकते हो इसके नाम से, गलती से यहाँ वहां आ जाए, ठीक है, इसलिए नाम दिया हमने ताकि वेरीफाई कर ले। अब मैं कोड को रीसेट कैसे करूंगा? ये जो ऊपर आपने कोड लिखा था, इसको पूरे को कॉपी कर लो, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन को रीसेट कर देता है। क्लियर लिख रहा है ना? रीसेट करके डाटा डाल देगा, क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। तो आपके ड्रॉप डाउन तो रीसेट हो गए, ठीक है। अब आपको रेडियो बटन रीसेट करने हैं। रेडियो बटन रीसेट कैसे होंगे? आपके रेडियो बटन का नाम था रेडियो बटन मेल, इसकी वैल्यू को आप फॉल्स कर दो। मैं बताता हूँ क्यों। जब भी कोई रेडियो बटन सिलेक्ट होता है तो उसकी वैल्यू ट्रू हो जाती है। अब मैं दोनों को फॉल्स कर दूंगा तो क्या होगा? दोनों ही अनसिलेक्ट हो जाएंगे, खेल खत्म। ये भी सेट हो गया। अब आ जाओ नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे। उसका नाम आप लोगों को याद है, मैंने टेक्स्ट नेम दिया था। उसमें जो वैल्यू आप लिखते हैं ना, उसको टेक्स्ट बोलते हैं। अगर मैं इसको ब्लैंक कर दूं तो खाली, ऐसे ईमेल वाले को पकड़ लेंगे। तो आपका फॉर्म भाई साहब रीसेट हो चुका है, चला के देख लीजिए। अगर आप इसमें कुछ भी गलत एंट्री कर देते हैं, बाद में आपका विचार बदल जाएगा, तो कोई दिक्कत आएगा नहीं हमको। आपका विचार बदला, रीसेट करो, फॉर्म रीसेट। अब सबमिट कैसे करते हैं रिकॉर्ड, वो देखिए। अब की बार सबमिट करेंगे और रिकॉर्ड यहाँ चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करना है, कोडिंग खुल गया। मैं एक एक करके कोड लिखूंगा, लिखता रहूंगा कमेंट करके। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल बनाऊंगा जिसका काम होगा फॉर्म से डाटा उठा के लाके रखना अपने पास, यानी कि क्रिएट सम वेरिएबल। अब समझ में आ रहा है कमेंट्स कितना रोल प्ले करते हैं? अब मैं लिखता रहूंगा तो आपको याद रहेगा ये मैंने क्यों लिखा है कोड। क्रिएट सम वेरिएबल टू स्टोर डेटा फ्रॉम दी फॉर्म। तो मैंने कुछ वेरिएबल बनाए, नेम, ईमेल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, और सबका टाइप स्ट्रिंग रख लिया। नेम के अंदर वैल्यू उठाई टेक्स्ट, नेम का टेक्स्ट। ईमेल के अंदर वैल्यू उठाई टेक्स्ट, ईमेल का टेक्स्ट। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब हम क्या करेंगे, रेडियो बटन की वैल्यू उठाएंगे। ड्रॉप पहले डेट ऑफ बर्थ की उठा लेते हैं। मेरे जिसमें डे आ रही थी उसका नाम था डे, उसका टेक्स्ट उठा लिया, डे आ गया। अब उसके बीच में एक छोटा सा हाइफन या स्लैश का निशान लगाएंगे, ऐसे स्लैश का निशान लगा दिया बीच में डे के बाद। अब मंथ की वैल्यू उठाएंगे, मंथ भी उठ गया, फिर बीच में एक हाइफन लगाएंगे। अब ईयर की वैल्यू उठाएंगे, टैक्स, ये सारा भी आ गया। अब रेडियो बटन की वैल्यू उठानी है। अब हमको ये नहीं पता रेडियो बटन सिलेक्टेड कौन सा है, जो सिलेक्टेड होगा उसकी तो उठाएंगे वैल्यू। तो हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे इफ का। रेडियो बटन मेल, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? मेल सिलेक्ट है। अब तुरंत हम क्या करेंगे, जेंडर नाम के वेरिएबल में मेल को स्टोर करा लेंगे, अगर ऐसा है तो। अब दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होता है, अगर ऐसा नहीं है तो फीमेल उठा लेंगे, काम हो गया। तो फॉर्म से सारा डाटा आपके पास वेरिएबल में आ चुका है। अब हम फिर आप एलसीफ लगा के करो आगे, कोडिंग आती है ना हमको, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर आएंगे, फिर लॉजिक लगाएंगे इफ रेडियो बटन फीमेल डॉट वैल्यू अगर ट्रू है तो हम जेंडर के अंदर फीमेल उठाएंगे, अगर नहीं है तो जेंडर को ब्लैंक रखेंगे। अभी भी तो हो गया, वो तो कोडिंग पे डिपेंड होता है। यहाँ पहुंचे हम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्लाइंट को एक मैसेज देंगे, भैया डाटा, जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो मैसेज नहीं आता डाटा सबमिटेड, डाटा फैच, ऐसे एक मैसेज देंगे तो क्लाइंट को तसल्ली हो जाती है, पेशेंस कम होता है क्लाइंटों में। यहाँ लिखेंगे मैसेज बॉक्स और इसमें लिखेंगे डेटा फैच सक्सेसफुली।
ये मैसेज आ जाएगा। अब हमारी ड्यूटी है इस डाटा को एक्सेल में फीड करने की। नाउ अब क्या करेंगे, फिल दिस डेटा इनसाइड एक्सेल। कैसे करेंगे, सेल नंबर 2 का पहला कॉलम समझ रहे हो, इसमें नेम डाल दिया। सेकंड का सेकंड कॉलम, इसमें ईमेल की एंट्री कर दी। और सेकंड का थर्ड कॉलम, इसमें जेंडर की एंट्री कर दी। और सेकंड का फोर्थ कॉलम, उसमें डेट ऑफ बर्थ की एंट्री कर दी। उसके बाद हम पूरे डाटा को ऑटो फिट करेंगे, जरूरत के हिसाब से सारा डाटा सेट हो जाए, यानी ऑटो फिट डेटा। ये कैसे करना है, आपका जो डाटा आएगा वो ए से डी की रेंज में तो आएगा। यहां पर आप लोग कॉलम्स डॉट ऑटो फिट। यहां से एक चीज समझ जाओ कि वीबीए पढ़ना इसलिए फायदेमंद है। ये सारी चीजें हमने क्यों पढ़ी थी, ये चीजें ऐसे काम आती हैं। ओके, तो ऑटो फिट भी हो गया। अब उसके बाद फॉर्म को रीसेट भी तो करेंगे, रीसेट फॉर्म। अब रीसेट फॉर्म करने के लिए बार बार कोडिंग नहीं करना है, ये रीसेट का कोड उठाओ और वहां पे चिपका दो। और यहाँ से एक चीज भी देखिए कि कमिट करने से कोड कितना अच्छा लगता है। कोडिंग सब समझ में आएगा जब इस कोड को आप पढ़ोगे भविष्य में। अब आपका फॉर्म तैयार हो चुका है, अब बस मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ बच्चों। ये मैंने रन किया, फॉर्म आ गया। अब मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पे मैंने एंट्री करी उमेश की, उमेश सिंह, मेल, 3 तारीख अप्रैल का महीना 1991, सबमिट किया, डाटा फैच सक्सेसफुली, एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री करोगे तो वो यहीं पे होगी, क्योंकि हमने रो का नंबर फिक्स कर रखा है। नीचे चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आप चाहते हैं कि अगली एंट्री नीचे हो, तो हमें किसी तरीके से इसकी रो को डाइवर्ट करना होगा। कहाँ गया वो, ये था वो, ये 2 नंबर हमें किसी तरीके से बदलना होगा। हमें डायनेमिक रो चाहिए होगी, तो मैं एक डायनेमिक रो बनाने की कोशिश करता हूँ। डायनेमिक रो, मैंने एक वेरिएबल ले लिया रो नाम का। तो डायनेमिक रो के पीछे क्या लॉजिक रहेगा मेरा, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। मुझे तीसरा नंबर पता करना है किसी तरीके से, क्योंकि इसमें 2 रिकॉर्ड फिल है। अब इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, अगर मैं एक्सेल में काउंट फॉर्मूला लगा दूं और ए वाली रेंज इसको दे दूं और इसमें +1 कर दूं, हमेशा ये मुझे अगली रो बताएगा। ये कंफर्म है, देख लो। अब मैं अगली एंट्री करूंगा, अगली रो बताएगा, देखो बता रहा है कि नहीं बता रहा, देखो। सो लॉजिक समझ में आ गया। अब इसी लॉजिक को बस अपना वहां उतारना है हमको, यहाँ यहाँ उतारना है। तो मैंने बना लिया एक वेरिएबल और लॉन्ग टाइप में दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, इंटीजर वगैरह। अब मेरे को जो एक्सेल में जो फंक्शन था ना वर्कशीट वाला, वो काउंटा वाला, वो काउंटा फंक्शन यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है काउंटर फंक्शन। तो मैं यहाँ लिखूंगा वर्कशीट फंक्शन। एक्सेल का कोई भी फंक्शन लाने का ये तरीका होता है। देखो एक्सेल के सारे फंक्शन आ गए, आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रॉपर आ गया, एक्सेल के फंक्शन आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक्सेल का फंक्शन उठा लिया मैंने काउंटर, और इसमें जो ए वाली रेंज थी वो पूरी की पूरी मैंने इसको दे दी, बन गया ना। अब +1 कर दिया, खेल खत्म, ऑटोमेटिक बन गया वो नंबर। अब मेरे को 2 नहीं लिखना, मुझे रो लिखना है, रो। हर बार अपने आप डायनेमिक चेंज होता रहेगा ना। कोडिंग सीखने के बाद है ना, आपकी विफलता और सफलता में 1 कदम की दूरी होती है, बस याद रखना है बात। यानी ये आता तो सब था, यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे, बस विफलता सफलता 1 कदम का अंतर और कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, बन गया फॉर्म, अब एंट्री करके दिखाते हैं आपको अगली। रन किया, फॉर्म आ गया। एक्सेल में यहाँ से करेंगे एंट्री, रोहन, rohan@gmail.com, ईमेल दबाया, ये मैंने 4 नंबर, ये फरवरी, ये 19 नंबर, सबमिट। अगला रिकॉर्ड देखिए कहाँ गया। ये नहीं, गूगल शीट में नहीं होता। गूगल शीट में फॉर्म बनाने का गूगल फॉर्म आता है। हाँ, उसमें वो पहले, वो इससे भी ज्यादा एडवांस है, उसने पहले ही बना रखा है। आपको खाली वो जा कोडिंग नहीं करना वहाँ पे, वहाँ तो फॉर्म बनना हुआ आता है, फील्ड तो इजी है बल्कि देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म इसी के अंदर चलेगा, अलग से नहीं चलेगा। आपको एक्सेल ही देना पड़ेगा, लेकिन उसको बोल सकते हैं एक्सेल की शीट खोलनी क्यों है, एक्सेल की शीट कभी खोलो ही मत ना आप बस अपने बीबी के कोड पे जाओ, वो अब एंट्री लेनी है किसी भी बच्चे की, बस इसको चलाओ। एक्सेल की शीट खोलनी नहीं है आपको,
ठीक है, भले बंद कर दो, मिनिमाइज कर दो, इस फॉर्म को चलाओ खाली। फॉर्म आपके पास है, यहाँ पे एंट्री कराओ बच्चों की बस। हाँ, वो आप चाहते हैं ना दिखे ना, बच्चे को दिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी शीट खोल के रख लो ना आप, यहाँ से भी चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना आता है। अब मैं फॉर्म चलाऊंगा, फॉर्म चल गया ना मेरा। एक्सेस नहीं देना चाहता मतलब? अच्छा, डेटा ना दिखे यहाँ पे, ये खुली रहे लेकिन डेटा ना दिखे, वो वो हाइड कर सकते हो आप, वो दिखेगी नहीं शीट उसको, शीट लॉक हो जाएगी। प्रोटेक्शन सिखाया था अभी एक्सेल में, शीट लॉक हो जाएगी, कर नहीं पाएगा कोई चेंजेस ना वो। हाइड भी कर दो, लॉक भी कर दो, सेम हो, आप डोंट वरी, सो यू कैन इजीली डू दिस ना। तो यहाँ पर आपका ये 7वां यूनिट भी खत्म हो जाता है। अब एक आखिरी यूनिट बचती है आप लोगों की, जिसका नाम है चार्ट्स और ग्राफ। इसको कराने में 10-12 मिनट लगेगा, ये मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ही लूँ। ठीक है, अपना कल तैयारी करके आना, कल एक फाइनल पेपर होगा, कल हमारा आखिरी दिन है, दैट्स फिनिश। उसके बाद इन फ्यूचर कभी भी कोई डाउट आता है, कुछ भी होता है, तो मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको वीबी में कुछ प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ, आप लोग मिलकर उनको करना, उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट आप जो बोल रहे हैं ना वो भी है। तो देखिए हमारे पास वीबी में क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं, उनमें से कोई भी 3 में से 2 प्रोजेक्ट आप बना देना, जब भी बने, कभी कितना भी टाइम लगे, कोई टाइम का लिमिट नहीं है। हिंट लेने थोड़ा बहुत, पूरा बनवाना नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ, ट्राई करना, बिल्कुल ना बना हो जाए तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। आप लोगों ने ट्राई नहीं किया फिर आया तो वो गलत है, आप ट्राई करो, मेरे पास आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला कोड हमारा, combine all the excel file in a one master file. What does it means? It means आपको इस तरह का एक मैंने फोल्डर दे दिया, इस फोल्डर में सैकड़ों फाइल है, हर फाइल में पता नहीं कितनी कितनी शीट है, मुझे ये सारा डाटा एक फाइल में चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे 30 फाइल है, तो 30 शीट होंगी मान लेते हैं, मुझे एक मास्टर फाइल दो जिसमें 30 की 30 शीट आ जाए एक साथ। अलग अलग होगा तो वो बनेगी ना कंसोल। 30 शीट है ना, 30 शीट एक मास्टर फाइल में आ जाएंगी, दैट्स माय क्वेश्चन। 30 शीट बन जाएंगी मास्टर फाइल में, एक क्लिक करें ये करें, ऐसे ही कुछ था आप लोगों का सवाल। आ रहे हैं उस रिवर्स पे भी आ रहे हैं, ये समझ में आ गया पहला सवाल। तो ये स्क्रिप्ट आपको बनानी है, इसको बनाने में अगर मैं अपने ऊपर लूं तो मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगते हैं, सोचना पड़ेगा, एक दो ट्रायल मारना पड़ेगा, तो 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा और ये बन जाएगी स्क्रिप्ट, अगर आपको कोडिंग आती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट देखो, दूसरा प्रोजेक्ट इसका जस्ट अपोजिट है, और आप देखो बच्चों की यही दिक्कतें होती है और हम इसको बना के रखते हैं पहले, तो मुझे मालूम था ऐसा होगा, यही प्रोजेक्ट हम बनवाते हैं। ये प्रोजेक्ट हम इसलिए बनवाते हैं, रियल सिनेरियो प्रोजेक्ट होते हैं, रियल लाइफ में अगर आप किसी ऑफिस में काम करोगे ना तो ये करना पड़ता है, इसीलिए हम इसको रखते हैं हम बना के, ठीक है। देखो दूसरा प्रोजेक्ट है आपके पास, क्रिएट अ सेपरेट वर्कबुक फॉर ईच शीट दैट यू हैव इन योर मास्टर फाइल। इस बार मेरे पास एक मास्टर फाइल है, उसमें 30 शीट है, मैं चाहता हूं सबकी एक सेपरेट सेपरेट फाइल बन जाए, क्लिक करें और सबकी सेपरेट फाइल बन के वहां पर रिटर्न हो जाए, ठीक है। ये दूसरा। तीसरा प्रोजेक्ट, काउंट द टोटल एक्सेल फाइल इन अ गिवन फोल्डर। आपके पास एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर में हर तरह की अलग अलग फाइलें होंगी, कैसी भी हो सकती है। आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है कि जब हम उसे रन करें तो उस फोल्डर में जितनी भी एक्सेल की फाइल है वो काउंट हो जाए, टोटल एक्सेल की फाइल कितनी है। इसी को चेंज भी कर सकते हैं, एक फोल्डर में मैंने सैकड़ों एक्सेल की फाइल, सैकड़ों डॉक्यूमेंट की फाइल, पिक्चर्स वगैरह दी हुई है, मैंने आपको बोला इस फोल्डर में जितनी भी एक्सेल की फाइल है एक क्लिक पे खोल दो सबको, तो एक क्लिक करेंगे सारी एक्सेल की फाइल चुन चुन के खोल देगा, बैकग्राउंड में सब खुल जाएगी। We can also do this. ऐसा कुछ नहीं है, कितनी खोलो कितनी खोलो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रोजेक्ट हो गए, 3 में से कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर आपने कर लिया तो बाकी के तो मैं बना दूंगा, बस एक तो कर लो, ट्राई तीनों कर लो, एक कर लो, फिर मैं तीनों बना दूंगा, ठीक है। इसके लिए जो टाइम होगा हम अलग से निकालेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास,
कॉल कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, हम लोग ग्रुप में भी हैं, ठीक है। तो अलग से एक टाइम निकाल के मैं आप लोगों को 7 दिन का वक्त देता हूँ, 7 डेज, हाँ वक्त देता हूँ। क्योंकि देखो होगा क्या ना, मेरे अगले सेशंस आ जाएंगे तो ये बैच तो मतलब डिसमिस हो जाएगा, ठीक है, तो रहेगा नहीं हमारे पास। अलग वक्त मैं दूंगा और उसमें टाइम दे दूंगा, अगर आप ऑनलाइन है ऑफलाइन है कैसे भी करके, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को बनाकर मैं आप लोगों को एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लायक बना सकूं। जहां पर भी आप जाएंगे प्रोजेक्ट, अगर ये मेंशन आप करते हैं कि ये चीजें आपको आती है, अपने रिज्यूमे में बल पड़ेगा, बहुत वजन आता है उससे कि यार ये चीजें आप आती है, क्योंकि हर कंपनी जानती है रिक्वायरमेंट है उनकी, हर कंपनी को पता है, ठीक है। कंसोलेशन की बात करो ना, वो भी हो जाता है, लेकिन डाटा फॉर्मेट फिर एक जैसा चाहिए।